जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमसीक्यू की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं आईएएस 21 की। अह, यहाँ इसलिए कि लेट होते ही नहीं। अच्छा जी। अह, चलें जी, शुरू करें। ये एमसीक्यू 1 को फारग कर दें। ये कितने लोगों ने कर लिया था? बिल्कुल फारग सा एमसीक्यू है। इसमें ना जरा शॉर्टकट तरीके से कोशिश कीजिएगा ये फिगर्स निकालने की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एमसीक्यू नंबर 2। एंटिटी हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी, यस और नो बोलें। भाई खुबैब हसन, अगर आपने ये पंगे लेने हैं ना तो फिर मुझे ये ऑप्शंस ऑफ करनी पड़ेगी। ये लो ऑफ कर दी हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एन एंटिटी कैन हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी। ओ बोलो भाई, एन एंटिटी हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी। वेल डन, वेल डन। नो, हमने पढ़ा था प्रेजेंटेशन करेंसी तो हजारों हो सकती हैं। गुड। फंक्शनल करेंसी इज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। फंक्शनल करेंसी एक ऐसी करेंसी है, बिल्कुल सही है। ये तो आप डेफिनेशंस खोल के देख लें। सही है। आज लेक्चर नंबर कौन सा हुआ था? 37। तो 37 के बाद ये देखिएगा जिसने भी देखना है। ये टेक कर देता हूँ .2। एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल इज फॉरेन। जी जी, बताएं बताएं बताएं। जी बिल्कुल सही कहा है आपने। ये डेफिनेशन आप देख लें फॉरेन करेंसी की, यही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर? कौन सा प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है? सवाल यह है कौन सा प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है। तो द करेंसी डेट मेनली इन्फ्लुएंसेस सेल प्राइस, ये तो प्राइमरी इंडिकेटर है। ये मैंने किताब खोल के आपको दिखा दिया। द करेंसी ऑफ कंट्री हुज कंपिटिटिव फोर्सेस डिटरमिन द सेल प्राइस, ये भी प्राइमरी इंडिकेटर है। The currency in which funds are generated, it is not a primary. The currency rate influences labor and material, ये तो primary है। Which of the following is not a monetary item? कौन सा monetary नहीं है? कैश एंड बैंक। भाईजान मैंने कहा था रिसीवेबल और पेएबल और कैश जो बैंक में पड़ा हुआ है ये मॉनेटरी आइटम्स हैं। ये मॉनेटरी हो गया। हमने क्या देखना, नॉट अ मॉनेटरी। इन्वेस्टमेंट ऑफ अदर कंपनीज, आप इन्वेस्ट क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर कंपनीज, इससे क्या मुराद है? आपने क्या बाय किया है? नहीं, इससे मुझे बताएं मुराद क्या, आपने बाय क्या किया है? इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर कंपनीज। एक्सेलेंट एक्सेलेंट भाई, जबरदस्त। आपने शेयर्स बाय किए हैं, तो क्या एंट्री शेयर्स बाय करने की होती है? डिवेंचर्स नहीं, इक्विटी ना शेयर्स को कहते हैं। शेयर्स बाय करने की एंट्री क्या होती है? शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट या कोई और एंट्री होती है? शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट एंट्री होती है या कोई और एंट्री होती है? अच्छा, इसमें ना भाई ये डेबिट होता है। नहीं, वो तो शेयर इशू करने वाला एंट्री करता है ना। कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना, तो हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ना है IFRS 9। उसमें हम एंट्री पढ़ेंगे, लिख लें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। कोई ऐसा शहजादा जो बुक रखे बगैर बैठा हो, हाथ खड़ा करे, यस बोले। यस, मैं शहजादा। MS लिखे, मैं शहजादा। वही बुक खोल लें यार, मेहरबानी आपकी। चिट्टालाल ने हाथ खड़ा कर दिया। चिट्टालाल क्या फायदा? ये को स्टूडेंट ने MS बता दिया है, मैं शहजादा। तो भाई प्लीज बुक खोल लें, एंट्री लिखें इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, शेयर्स मनी आइटम है या शेयर्स नॉन मनी आइटम है? शेयर्स मॉनेटरी है या शेयर्स बेच दिए पैसे अभी तक नहीं आए वो रिसीवेबल मॉनेटरी है? ये मॉनेटरी होगा ना। शेयर्स बेच, अच्छा शेयर्स भाई मनी नहीं है, शेयर्स ना नॉन मॉनेटरी है। ये एंट्री अगेन बताएं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट। इसको छोड़ दें, इस एंट्री की टेंशन छोड़ दें। ऊपर लिखे IFRS 9। हमने पढ़ा नहीं ना स्टैंडर्ड। अब IS 41 पढ़ाए बगैर मैं बायोलॉजिकल एसेट्स पे लगा हूं, तो आप लोगों ने तो परेशान होने। तो इस IS 41 पढ़ाए बगैर, इसी तरह IFRS 9 पढ़ाए बगैर मैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपने तो परेशान होना है। इसलिए पॉइंट B के साथ लिख लें IFRS 9।
IFRS 9 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, किसी के शेयर बाय करना मॉनेटरी आइटम नहीं है, क्योंकि शेयर्स बेच दे और पैसे ना आए वो रिसीवेबल मॉनेटरी आइटम है। तो इसलिए बस क्लोज करें इस डिस्कशन को। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और नॉन मॉनेटरी आइटम, रिसीवेबल और लोन पेबल तो आपको पता है मॉनेटरी है, तो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज अ नॉन मॉनेटरी आइटम। MCQ 1 और 5 बिल्कुल सिंपल है, इनको खुद ही आपने करना है। यार ये मैंने MCQ करवाया नहीं, लेकिन एक डिस्कशन के लिए ना मैं आपको करवा रहा हूँ। यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लास में दिया नहीं, लेकिन फिर भी करवा रहा हूँ, इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अर्थ लिमिटेड हैज ओवरसीज फ्री होल्ड लैंड विच इट बॉट फॉर $2 million ऑन यकम मार्च 19। जी यकम मार्च 19 को बताएं ये कितने मिलियन की है? $2 million। नीचे देख के बताएं डॉलर का रेट कितना है? 144। 2 इंटू 144, 2 इंटू 144, गोल्ड 288। $288 million की ये प्रॉपर्टी है, हमने जो बाय की है। लैंड है, असल में लैंड है, डेप्रिसिएशन वगैरह करनी नहीं, तो रिवोल्यूशन FR1 वाली पड़ी हुई आपने। और इट यूजेस रिवोल्यूशन मॉडल अंडर IAS 16। द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज $2.5। मल्टीप्लाई करें नहीं, मेहरान खान एक वजह से करवाने हैं। $2.5 इंटू 165 करें इसको। आपको पता है जिस वक्त लैंड क्या है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी? 412.5। लैंड मॉनेटरी है या नॉन मॉनेटरी? नॉन मॉनेटरी, गुड्स। लेकिन क्या लैंड को ईयर एंड के ऊपर लेटेस्ट रेट पर लाएंगे? लाएंगे, यस, फेयर वैल्यू पे लाएंगे। द रीजन इज कि जब उसको फेयर वैल्यू के ऊपर लेके जाना है तो फिर तो नॉन मॉनेटरी आइटम को भी लेटेस्ट रेट के ऊपर लाना पड़ेगा। और ऑर्गेनाइजेशन फेयर वैल्यू लैंड इतनी है ऑर्गेनाइजेशन की एसेट की, और ये रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रही है। इसलिए अब आप बता दें, आपने अगर IAS 16 पढ़ा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस कहां जाएगा? इन दोनों का डिफरेंस कहां जाएगा? जल्दी से बता दें, इन दोनों का डिफरेंस कहां जाएगा? एक्सेलेंट, P&L में नहीं जाएगा। ये है जी IAS 16 का कॉन्सेप्ट। ये मैंने आपको FAR 2 में नहीं पढ़ाया हुआ, बट वेट फॉर IAS 12 में हम IAS 16 की डिस्कशन भी करेंगे। तो IAS 16 आपको याद होगा, ये जिन्होंने P&L कहा है, बात समझ आ गई। IAS 16 के अंदर जो है ये लैंड है, इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट इज फॉर IAS 16। जी जिन्होंने गलती की थी उनको समझ आ गई, जल्दी से बता दें। जहां एक्सचेंज का नहीं नहीं, ये बात गलत है, जहां एक्सचेंज का जाता है मींस P&L में, बिल्कुल नहीं P&L में जाना। मोहतरम बात सुन लें, बल्कि लिख लें। IAS 16 में रिवैल्यूएशन गेन आप लोगों ने FR1 पढ़ी हुई है, OCI में जाता है। एग्रीड तो ये लिख दें, गुड। इसलिए यहां रिवैल्यूएशन गेन लॉस भी OCI में जाएगा। और IAS 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो फेयर वैल्यू गेन हो वो जाता है P&L में। फेयर वैल्यू गेन कहां जाता है? P&L में। इसलिए एक्सचेंज गेन भी P&L में जाता है। अब ये रिवैल्यूएशन गेन है या एक्सचेंज गेन है? लिखें जी, रिवैल्यूएशन गेन है। तो जब रिवैल्यूएशन गेन है तो P&L में जाएगा या OCI में? OCI में जाएगा, ये बताना था। तो गेन OCI में जाना है और PP नजर आएगा 412.5 पे, और गेन रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो OCI में रिकॉर्ड होगा। ऑप्शन सी ठीक होगी ना? क्लियर हो गया? इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे, हमने रिवैल्यूएशन के सवाल करने हैं अभी। चलें जी, गुड। रिकॉर्डिंग ऑन कर, जी जी रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, शुक्रिया। पॉइंट नंबर 7, which two of the following are secondary indicator for determining the functional currency of an entity? फिर सेकेंडरी कौन से हैं ढूंढे जरा, आज ही क्लास में पढ़े हैं। यार ये तो पता नहीं, इंडिकेटर है ही नहीं, द करेंसी इन विच एंटिटी इज रजिस्टर्ड। ये इंडिकेटर तो हमने कोई पढ़ा ही नहीं, ये तो बोंगी है। इंडिकेटर्स जाके देख लें, इसमें कोई नहीं है। ये कौन सा वाला है? A&C, बिल्कुल A&C। ये जी IAS 16 का है, ये हमने रिवैल्यूएशन नहीं पढ़ी हुई, तो इसको मैंने अभी कहा था फारिग कर दें। ये जी MCQ नंबर 9 है, आसान सा। मून लिमिटेड, ये इस तरह के एक दो सवाल हमने क्लास में भी किए हैं। मून लिमिटेड पाक रुपीस की करेंसी है, इट बॉट प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क फॉर $5 million ऑन 2 जुलाई 2019। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने बाय की है, मुझे कैसे पता चला? आगे लिखा हुआ था 25% अमाउंट वाज पेड इमीडिएटली एंड द रिमेनिंग इज टू बी पेड इन अगला साल। हमारा ईयर एंड देख लेना, 30 सितंबर 19 है, तो रिमेनिंग अमाउंट पे होनी है अगले साल।
ऑन 31 अक्टूबर 19। मून लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड इज ऑन 30 सितंबर। हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 30 सितंबर को। रेलिवेंट एक्सचेंज रेट इतने हैं। या मुझे आप ये बता सकते हैं कि एट विच अमाउंट द अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट? क्या जरब क्या? अगर पेपर में डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करना हो, टी अकाउंट बनाने का दिल ना चाह रहा हो, क्या जरब क्या? क्या जरब क्या? अजीब जवाब आ रहे हैं। एफ वी एट लेटेस्ट रेट, लेटेस्ट एफ वी क्या मल्टीप्लाइड बाय क्या? फेयर वैल्यू गेन ओसीए में जाता है जी, आईएस 16 वाला ओसीए में जाता है। वो रीवैल्यूएशन गेन होता है जो मैंने बताया, वो लैंड आईएस 16 वाली थी। और ये जो गेन है ना आईएस 40 वाला, ये पीएनएल में जाता है। आईएस 16 अभी क्लास में कभी डिस्कस नहीं हुआ, तो आईएस 40 वाला गेन जो है वो पीएनएल में जाता है। जी आपको क्लियर हुआ? आईएस 40 वाला पीएनएल में जाता है और आईएस 16 वाला ओसीआई में जाता है। जी क्लियर? एनी क्वेश्चन? ये जवाब पूछने के बाद कोई क्लियर या यस का? अच्छा हाँ बोल दिया है। एक्सेलेंट भाई। ये यार ये क्या चल रहा है? 150, व्हाट इज गोइंग ऑन? ये क्या दीवाने लोग बैठे हुए हैं भाई? कौन है यार ये मीटिंग में? पता करो यार, ये क्या कर रहे हैं लोग? ये 1.25 वाला कौन है भाई मीटिंग में? ये किधर किधर बैठा हुआ है यार? ये कौन कौन से लोग हैं? 1.25, ये क्या हो रहा है? 1 पॉइंट, ठहरो 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 ठहरो, मुझे जरा शुरू से क्लास लेने दो। हद हो गई। ये क्या है स्पैम? ये क्या हो रहा है? स्पैम 154 कहां से उठाया यार? खुदा का खौफ करो। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो स्पैम? ये क्या हो रहा है? ये 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 158 से, क्या हो गया लोगों? ये खुदा का खौफ करो। हद हो गई। चलें चलें छोड़ें यार, हद हो, क्या हो गया? रात को भी क्लास हो रही है। ये ना 5 मिलियन है जिसका आपने परचेज किया है, इसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और जब ईयर एंड आ जाएगा तो ईयर एंड के ऊपर ये रेट है 158, इसको आप 5.1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सारे जरा मुझे कंफर्म कर दें। मुझे वो पूछ रहे बैलेंस शीट पे किस पे जाएगा, तो बैलेंस शीट में जाएगा 5.1 इंटू 158। जिन्होंने गलती की थी वो जरा तोबा का टी लिख के भेजें। हद होगी यार, तो पूरी झक मारते रहे हैं पूरा सीजन हम। नहीं नहीं यार, अच्छा 9 रह गए हैं, मैं डर गया। मैंने कहा 9 रह गए हैं, अच्छा 41 हो गया, 9 रह यार। तू टेंशन यार, मोहम्मद साइम यार खुदा का खौफ कर, कल जरा मेरे से मिली भाई, ये जरा स्क्रीनशॉट ले लो मोहम्मद साइम का। हद होगी, ये टेंशन डाल दी थी 9 रह गए हैं। तेरे तेन में वही छाया हुआ है बस। 5.9 नजर नहीं आया, मेहरबानी अब नजर आ गया है। अच्छा जी, तो ओपनिंग बता दें, ये परचेज किस पे रिकॉर्ड होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की? परचेज रिकॉर्ड होगी 5 इंटू 164 पे। और कैरी डाउन किस पे आएगा बोले? कैरी डाउन आएगा, ओ हसान अली, खुदा का खौफ कर, वो पेबल के बारे में नहीं पूछ रहा, वो प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है। प्रॉपर्टी अलग चीज है, पेबल अलग चीज है। ओके हसान, हसान क्या हो रहा है? जी बताएं जी, कैरी डाउन 5.1 इंटू 158। जी जवाब बताएं क्या आया? 805.8। और ऊपर वाले का क्या था? 5 इंटू 164 का? आई डोंट हैव कैलकुलेटर विद मी, प्लीज टेल। 820। 820 ऊपर वाले का था। अच्छा लॉस आ रहा है, लॉस निकालें जी कितने। अच्छा जी, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लॉस है, ये पीएनएल में जाएगा। लॉस सही साइड पे लिख रहा हूँ ना? लॉस आ रहा है, 14.2 का लॉस आ गया। अच्छा अगला सवाल जी, ये हसान साहब किधर चले गए? हसान मौजूद हैं आप? हसान आर यू हेयर देयर? अच्छा हसान समझ आ गया बात? हसान बात समझ आ गई यार हसान? अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जरा लेके चलना है, उसकी आप कहते हैं तो मैं एंट्रीज कर देता हूँ। पहली एंट्री होगी जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट पेएबल क्रेडिट, या कैश पेमेंट भी हो रही है, जरा देख लें देख। मून लिमिटेड बॉट अ प्रॉपर्टी ऑन 2 जुलाई 2019, 25% पेमेंट वाज पेड इमीडिएटली एंड रिमेनिंग इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर। प्रॉपर्टी आने से पहले तो कोई पेमेंट नहीं हो रही एडवांस की।
प्रॉपर्टी आने से पहले तो कोई पेमेंट नहीं हो रही एडवांस की। प्रॉपर्टी आने से नहीं, एक्सेलेंट, नहीं हो रही। प्रॉपर्टी आने वाले दिन पेमेंट हो रही है, प्रॉपर्टी आने वाले दिन 25% पेमेंट हो रही है, बाकी पेमेंट जो है वो बाद में होगी। अच्छा जी, मुझे बता दें 5 मिलियन जो डॉलर है उनका 25% कितना बनता है और 75% कितना बनता है? ये तो अब हम पेएबल वाली डिस्कशन में नहीं करनी थी ना भाई। रेज्ड हैंड्स हैं, सवाल पूछो, रेज हैंड उनका कोई चक्कर नहीं रखा हुआ इधर हमने। $1.25 और 3.75। अच्छा जी, मुझे बता दें $1.25 कैश पे कर देंगे और $3.75 पेएबल में चला जाएगा। अब आप मुझे बता दें कैश को किससे मल्टीप्लाई करूं, स्पॉट रेट से, बोलें जी। 164 और इसका भी स्पॉट रेट 164। जी जवाब बता दें क्या आया। पहले इसका बता दें। 205 नीचे वाले का 164। नहीं नहीं, हाथ दो भी 164 जी, कोई और बताए। सोएब यार क्या हो गया है? 615 क्या चल रहा है? इसका इसका जवाब बताएं, इसका इसका नीचे वाले का 205। गुड, ये सही तरीका लिखने का, वेल डन। और ऊपर वाले का 615। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग जरूरत नहीं वैसे तो, दोनों को जमा करके वैसे आप लिख दें 820। तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और पेएबल और कैश क्रेडिट। आप बता दें द प्रॉपर्टी इज वेकेंट और 50 साल के लिए है। यार 50 साल का क्या करना है? 50 साल का क्या करना है? पेज नंबर कासिम अली, या आई विल रियली अप्रिशिएट यू। आई विश आई यू वुड हैव बीन क्लास एंड आई वुड हैव बीन बीटिंग पेज 445 यार। एक्सेलेंट सोहेब तारिक, कुछ नहीं करना जी। और कोई रीजन बताए 50 का क्यों नहीं करना कुछ? 50 साल लाइफ दी हुई यार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, क्यों नहीं करना कुछ? फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है, एक्सेलेंट भाई। फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है। कहाँ लिखा हुआ है फेयर वैल्यू मॉडल यूज हो रहा है? यूज फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा जी आगे चलें। अब आप मुझे बता दें ईयर एंड के ऊपर क्या मैं लेटेस्ट रेट पे लेके जाऊंगा इसको? डिप्सिशन नहीं निकालनी, डिप्सिशन नहीं निकालनी मुदस्सिर अली, और फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। यस, ईयर एंड पे लेटेस्ट रेट पे लेके जाएंगे पेएबल को, वर्सेस वाली कैलकुलेशन करवा दें। यार टाइम बस बहुत जाया करवा रहे हैं, बस खत्म करें सवाल को। पेएबल 3.75 इंटू, कैलकुलेटर में मंगवा लूं यार। अब्दुल्ला मेरे घर से कैलकुलेटर लेके, अब्दुल्ला राजपूत मीटिंग में है। 3.75 जरा चले ठीक है यार, छोड़ें आप लोग, मैं खुद ही कर लेता हूँ। इंटू 164। सो हे तारिक, आई विल बीट यू, आई विल बीट यू इन क्लास, आई विल श्योरली बीट यू इन क्लास। सोहेब तारिक आर यू, सोहेब तारिक खाना खा के आओ। सोहेब तारिक 164 कहां से उठाया यार? भाई ईयर एंड के ऊपर ट्रांसलेट करना है। ये कौन है यार सोहेब तारिक? मुझे पता है कौन है। 3.775 इंटू 156, जवाब बताएं। 592.5 वर्सेस 615। जी, लॉस आया गेन आया? 585 कहां से आ गया? ये 585 क्या है? 585 है। अच्छा, 3.75 इंटू 158 है रेट। 158, 156 किसने लिखवाया था? 156 भाईजान 31 अक्टूबर के। यार क्या कर रहे हो भाई, ईयर एंड का एक्सचेंज रेट उठाना होता है। अच्छा देखो यार, यार हाथ होगी यार, ईयर एंड पे ट्रांसलेट करना है ना, तो ईयर एंड का एक्सचेंज रेट उठाना है। तो 592.5 ही था। चलें जी, जवाब बता दें क्या आया। 22.5। एक्स पेएबल को क्या करना है? कम करना है। पेएबल डेबिट, गेन आएगा ना, सेम गेन। लो जी 30 का गेन निकाला हुआ है। हद होगी यार।
या तो मैं कैलकुलेटर मंगवा लूं। 592.5 उधर आ रहा है, इधर 30 का गेन निकला हुआ है। भाई 592.5 सही फिगर है? छोड़ो यार, एक्सेल खोल लेते हैं। पता नहीं, हद हो गई, ठंडे ही नहीं खत्म हो रहे लोगों के। चलो यार छोड़ो, आप लोग खुद ही करवा दो, आप लोगों पर रिलाई कर रहा हूँ। भाई ये कैलकुलेशन सही हो गई है? जरा अच्छे बच्चे बता दें जो शुरू से मीटिंग में है। ये कैलकुलेशन सही हो गई है? जी सही हो गई है। 22 या 5 माज मसूद। हाँ 22 या 5, ठीक है, ओके है। टाइम क्यों जाया कर रहे हो यार तुम लोग? अच्छा यार, आप सवाल की ना रिक्वायरमेंट पढ़ना जरा। सवाल की रिक्वायरमेंट, सवाल की रिक्वायरमेंट है, व्हाट इज द टोटल। पहली सवाल की रिक्वायरमेंट है, टी काउंट की वैल्यूज कैसे आई हैं, एक्सप्लेन कर दें। उफ तोबा, आपने क्लासेस मिस की हैं तो टी काउंट की वैल्यूज पूछ रहे हैं। जल्दी बताएं, मैंने फिर आगे चलना है। क्लासेस मिस की हैं तो टी काउंट की वैल्यूज की क्यों नहीं पता चल रही? भाई मुझे ये बताएं सारे लोग कि जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बाय की है, उस दिन प्रॉपर्टी कितने की है? $5 मिलियन की। और 2 जुलाई को रेट क्या है? सोल्यूशन से कंफर्म कर लें एक बार। तो क्या गलती हो रही है? कोई गलती नहीं हो रही भाई। देख लेते हैं सोल्यूशन से भी। अच्छा, तो $5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, आसान सा सवाल है यार, हाथों की ऐसी टेंशन डाल दी है। 5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 164, ये परचेज रिकॉर्ड हो गई। नेक्स्ट, अब ये एक कैलकुलेटर मैं अपने हाथ में पकड़ लूं। दूसरी बात, ईयर एंड के ऊपर हमने रिकॉर्ड करना है। ईयर एंड के ऊपर जो रिकॉर्ड करना है वो 820 की समझ आ गई। ईयर एंड के ऊपर किस पे रिकॉर्ड करना है? लेटेस्ट एक्सचेंज रेट पे। ईयर एंड पे प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्या होगी? द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जितने ऑन ईयर एंड। ईयर एंड हमारा 30 सितंबर है, और 30 सितंबर को रेट क्या है? 158। वो तो उसने परेशान करने के लिए अगले साल का रेट दिया हुआ है। अब क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? बस ये था। अच्छा, 805.8 आ गया ना? अच्छा जी, द प्रॉपर्टी इज वेकेंट एंड इज बीइंग, बस ठीक है, ओवर। अच्छा अच्छा, सवाल की रिक्वायरमेंट में पढ़ना चाह रहा था। व्हाट इज टोटल चार्ज? चार्ज क्या होता है? स्लैश क्रेडिट। चार्ज क्या होता है? चार्ज, आरपी। आरपी क्या होता है? एक्सपेंस, गुड। चार्ज ना यहाँ एक्सपेंस के मानों में है, और क्रेडिट यहाँ इनकम के मानों में है। असल में आगे उसने लिखा हुआ इन पी एंड एल। पी एंड एल में कितना एक्सपेंस जाएगा स्लैश कितनी इनकम जाएगी, नेट करके बता दो। चार्ज हो गया एक्सपेंस के मानों में, क्रेडिट हो गया इनकम के मानों में। तो दोनों को नेट करके हमने बताना है कि कितना जाएगा पी एंड एल में, इन रिस्पेक्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर। अब बता दें पी एंड एल में क्या क्या जाएगा। ये गम जाएगा, कैलकुलेटर पे लिखे -14.2। ये गम जाएगा -14.2, लिख लिया। इसके बाद ये खुशी जाएगी एक्सचेंज गेन वाली, +22.5। वेल डन, किसी स्टूडेंट ने लिख भी दिया पहले। 22.5 ओवरऑल, +8.3 आ रहा है, 8.4 आ रहा है, 8.3 ओवरऑल, +8.3 आ रहा है। तो पी एंड एल में +8.3 चला जाएगा। चलें यार, बहुत टाइम ले लिया आप लोगों ने, बस अब ये बाकी सवालों को खत्म करें। डेफर टैक्स लाइबिलिटी हम डिस्कस करेंगे क्लास में। ये मॉनेटरी आइटम है यार। डेफर टैक्स स्टैंडर्ड तो हमने कब शुरू किया है? ये IS 12 है ना, हमने आज ही शुरू किया है IS 12, तो छोड़ें इसको अभी। इसको जरा क्वेश्चन मार्क लगा दें। मॉनेटरी आइटम, एडवांस पेड मॉनेटरी आइटम है। एडवांस आपने पे किया, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। फ्यूचर में पैसे आने हैं या चीजें आनी है? चीजें आनी है, इसलिए एडवांस के ऊपर बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई थी। ये जो एडवांस आप पे करते हैं लिख लें, ये नॉन मॉनेटरी है, और साथ एंट्रीज भी लिख लें। चीजी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चीजी आनी है भाई यार, जी बयार। अच्छा, तो एडवांस पेड नॉन मॉनेटरी आइटम है, इसलिए एडवांस पेड को, विच इज मॉनेटरी, मॉनेटरी को टिक करना है। तीसरा, इनकम टैक्स पेबल। पेबल की बाद में एंट्री क्या होगी? पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये कैश में पे हो जाएगा, सी को टिक कर दें। डी तो इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो एक इंच ऊपर हमने डिस्कशन नहीं की अभी क्लास में। आगे चलें। इन रिलेशन टू IS 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? एक्सचेंज गेन लॉस अराइजिंग ऑन रीट्रांसलेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम्स। एक्सचेंज गेन लॉस जो मॉनेटरी आइटम्स के ऊपर आता है, आर रिकॉर्डेड इन OCI। मॉनेटरी आइटम्स पे जो एक्सचेंज गेन लॉस आता है वो OCI में जाता है, बताएं जी।
असल में ना मॉनेटरी आइटम्स अगर आईएस 16 वाले हैं, जैसे पीपी, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, ओहो तो मसला ही आसान है। नॉन मॉनेटरी इसने लिखा हुआ है, तो फिर पीपी आईएस 16 कहां से आ गया? मॉनेटरी आइटम हो गए डेटर, क्रेडिटर, लोन पेएबल, लोन रिसीवेबल। इन सब के ऊपर जो गेन लॉस होता है ओसीआई में जाता है, बिल्कुल गलत है। नॉन मॉनेटरी आइटम कैरिड एट फेयर वैल्यू। यार बाबर आजम हद होगी, तीनों को हो रही मसले पे है। जी बिल्कुल, पी एंड एल में जाएगा। नॉन मॉनेटरी आइटम कैरिड एट फेयर वैल्यू, नॉन मॉनेटरी आइटम को जहन में ले लें, क्या होगा? नॉन मॉनेटरी आइटम पीपी ही होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होगा, कैरिड एट फेयर वैल्यू आर रीट्रांसलेटेड एट द डेट व्हेन द फेयर वैल्यू इज measured। नॉन मॉनेटरी आइटम जो आईएस 16 वाले हैं या आईएस 40 वाले हैं, क्या इनको जब हम फेयर वैल्यू पे लेके जाते हैं तो क्या इनको ईयर एंड पे लेटेस्ट रेट पे लाते हैं? जी बिल्कुल। आगे लिख लें, आईएस 16 वाले, आईएस 40 वाले, लेकिन हम लिखें ऑन फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू वाले। ये क्लास में काफी डिटेल से डिस्कशन हुई थी। ओके साथ। नेक्स्ट, एन इंटेंजेबल एसेट इज मॉनेटरी आइटम। वो भाई इंटेंजेबल की तो डेफिनेशन इंटेंजेबल्स में पड़ी थी, वो नॉन मॉनेटरी है। आगे चलें, तो ये ऑप्शन टिक थी, इंटेंजेबल इज मॉनेटरी आइटम गलत। नॉन मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम से क्या जहन में आता है जरा बताएं? नॉन मॉनेटरी आइटम से क्या जहन में आता है? एक्सेलेंट, पीपी। नहीं एसेट नहीं, एसेट तो वेग लफ्ज है, एसेट तो कैश भी होते हैं, डेटर भी होते हैं। इन्वेंट्री, पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नॉन कैश नहीं, नॉन कैश तो लफ्ज यूज ना करेंगे। पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल, बायोलॉजिकल एसेट। हर एक का अपना अपना जेन है और जेन सही चल रहा है। बिल्डिंग, इंटेंजिबल, बिल्डिंग नहीं, ब्रॉड क्लासिफिकेशन यूज करो ना। पीपी, पीपी। अच्छा, नॉन मॉनेटरी आइटम्स कैरिड एट कॉस्ट, नॉन मॉनेटरी आइटम जो कॉस्ट पे होते हैं आर रीट्रांसलेटेड एट रिपोर्टिंग डेट, यस और नो बोलें। नो, एक्सेलेंट। भाईजान जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो है वो किसके ऊपर होते हैं? हाँ, जो नॉन मॉनेटरी जो कॉस्ट पे होते हैं तो उनको ईयर एंड पे आप कॉस्ट पे, भाई हैंड्स रेज ना करें, या तजर्बे कर रहे हैं आप लोग मीटिंग के साथ, हैंड रेज करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो किसके ऊपर होते हैं? कॉस्ट के ऊपर होते हैं, उनको ईयर एंड पे रीट्रांसलेट नहीं किया जाता। फेयर वैल्यू वालों को किया जाता है, जो कि फेयर वैल्यू पे होते हैं। 12-13 हो गया था, यह छुट्टी करते हैं आप। 14, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन मॉनेटरी? कौन से नॉन मॉनेटरी हैं? ट्रेड पेएबल्स, फॉरेन करेंसी ट्रेड पेएबल्स, फॉरेन क्रेडिटर्स, ये तो मॉनेटरी हैं, इनको टिक नहीं करना। राइट ऑफ यूज, ये नॉन मॉनेटरी है। एडवांस टू सप्लायर, ये बताएं जी क्या है? ये भी नॉन मॉनेटरी है। एडवांस टू सप्लायर, ये आपको बताया था, एडवांस टू सप्लायर की अगली एंट्री क्या होती है? अभी आपने एडवांस पे कर दिया किसी सप्लायर को, एडवांस पे कर दिया, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। फ्यूचर में से चीजें परचेज करेंगे, परचेज डेबिट एडवांस क्रेडिट, तो फ्यूचर में कैश रिसीवेबल पेएबल तो नहीं है। ओके, आगे जी, लीज लाइबिलिटीज, लीज लाइबिलिटी को पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी? लीज लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, तो ये तो पेएबल इन कैश है, तो फिर ए और डी को क्रॉस कर दें, बी और सी को टिक कर दें। As per IS 28, non-monetary items, PP, investment property carried at fair value are retranslated at exchange rate prevailing at year end, during the year, at date when fair value was determined, at acquisition date। बोलें जी। अच्छा, ये ना अब ईयर एंड वाले भी आ गए हैं, और अच्छा, एट एक्विजिशन डेट आप एक्सचेंज रेट पे लेटेस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करते? एट एक्विजिशन डेट करते हैं तो क्या लिखते हैं? करते हैं तो के लिख दें। अगर आप स्पॉट एक्सचेंज रेट पे रिकॉर्ड करते हैं तो के लिख दें, तो फिर ऑप्शन डी भी टिक करवाएं।
एक्सेलेंट। हसान अली का नाम नोट कर लें यार। ये हसान अली कल मुझे क्लास में जरा बताइएगा हसान अली के बारे में। हसान अली कौन है? हसान अली पहले आपने एक अजीब सा सवाल किया था, अब आप छा गए हैं। हसान अली कल आप मुझे बताएंगे आप कौन है, क्लास में हाथ खड़ा करके। जी 1 to 8, वेल डन। असल में ना ये लिखा हुआ है ट्रांसलेट नहीं रीट्रांसलेट। रीट्रांसलेशन होती है पहली ट्रांसलेशन के बाद, एक तो पहली दफा आप रिकॉर्ड करते हैं ना रीट्रांसलेट, इसलिए एक्विजिशन डेट पर भी हम एक्सचेंज रेट पर रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर रीट्रांसलेशन नहीं उसे कह सकते, इसलिए ये ऑप्शन फारिग हो गई। अब ना दो ऑप्शंस बची। एट ईयर एंड वाली, ड्यूरिंग द ईयर तो वैसे भी बार बार नहीं करना होता, लेकिन एक बात है एट ईयर एंड हम नॉन मॉनेटरी आइटम्स को फेयर वैल्यू पे लेके जाएं या एट डेट व्हेन फेयर वैल्यू वाज डिटरमिन्ड, इसका जरा बता दें ए और सी में से आप। अच्छा यार अभी भी ए वाले कुछ हैं। असल में बात पता है क्या है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ना 6 महीने बाद अकाउंट्स बना रही होती हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपनी क्वार्टरली भी रिपोर्टिंग कर रही होती हैं, तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिपोर्टिंग करती है ना उसको वैसे फिर एक्सचेंज रेट पे लेके जाना पड़ता है, इसलिए याद रखिएगा जब भी फेयर वैल्यू डिटरमिन करेंगे ना उस वक्त आपको जो है वो उसके ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इज बेटर देन ऑप्शन ए। हाँ ऑप्शन ए में हर साल तो आप ईयर एंड के ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द बेसिक रूल। अगर ईयर एंड से पहले आपको किसी वजह से फेयर वैल्यू लगवानी पड़ गई, 6 महीने के एंड पे आपने अपने अकाउंट्स देने हैं तो भी तो करना पड़ेगा। तो ये ए वाली शायद अधूरी बात है, जो मुकम्मल बात है वो सी वाली है। ये था थोड़ा सा इस सवाल में फटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये क्यों लिखा है इज और, पंगा डालेना एक अपने, होते दोनों करेक्ट हो, होते एक करेक्ट हो, होते कोई भी ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, क्योंकि नन ऑफ द करेक्ट, नन ऑफ भी दिया हुआ है। एक्सचेंज डिफरेंसेस on retranslation of all items are taken to P&L। इधर लिखें IS 16 वाले, अभी ना IS 16 हमने पढ़ा नहीं, कब जब फेयर वैल्यू IS 16 में जब रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो, लिखें IS 16 में जब रिवैल्यूएशन मॉडल यूज हो रहा हो तो फिर एक्सचेंज गेन लॉस OCI में जाता है। ये हम IS 16 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन एक मैंने सवाल भी छोटा सा आपको करवाया है। एक्सेलेंट हमाद अहमद। तो इसलिए ऑल आइटम्स नहीं, IS 16 एक एक्सेप्शन है, तो ये बात गलत है। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आपने बाहर के मुल्क के कुछ शेयर खरीदे तो उसका डिविडेंड मिला, आर रिकॉर्डेड एट एवरेज रेट। ये बताएं क्या करना है इसका। डिविडेंड इज रिकॉर्डेड एट एवरेज रेट, ट्रू या फॉल्स। भाई हमने ना दो चीजें बात की थी, इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट एक्सपेंस, इनको आपने एवरेज रेट पर रिकॉर्ड करना है। डिविडेंड तो किसी एक खास तारीख से रिलेट करता है, माना कि कुछ अर्सा आप पैसा इन्वेस्ट करें तो मिलता है, लेकिन डिविडेंड कभी मिलता है आपको पता है, कभी नहीं मिलता। कंपनी के पास प्रॉफिट्स तो देगी नहीं, प्रॉफिट्स तो नहीं देगी। तो डिविडेंड का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ नहीं है इंटरेस्ट की तरह, डिविडेंड का ताल्लुक है इस बात के साथ कि किसी एक खास वक्त के ऊपर आपको अनाउंस होने पे मिलता है। अगर डिविडेंड अनाउंस होगा तो मिलेगा, और वक्त गुजरने के साथ इसका ताल्लुक नहीं है इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस की तरह, इसलिए ये भी फॉल्स है। तो फिर दोनों ऑप्शंस फॉल्स हो गई, यानी डी इज करेक्ट। IFRS 16 MCQ कराना है, गुड, वेल डन। एक छोटा सा MCQ था IFRS 16 का, वो रह गया था, वो जरा देख लें। आ, वो जिस दिन हम IFRS 16 के MCQs कर रहे थे ना उसी दिन इसको डिस्कस करना था। ये MCQ नंबर 4 है। आप लोग मीटिंग माशाल्लाह कोशिश करें ये 6 बंदे 7 बंदे जो रह गए हैं पूरे हो जाए, एक तो चला गया है। अच्छा, on Yakam January, Rita Limited acquires a new machine with an estimated useful life of 6 years under the following agreement. Initial payment of 1376 will be payable immediately, and 5 further annual payments of 2 million will be due commencing on Yakam January 13। बता दें ये रेंटल्स एडवांस में है या एरियर में है। AD एडवांस या AR एरियर्स, वेल डन। चिट्टालाल एडवांस में है रेंटल्स। अच्छा, डाउन पेमेंट भी उसी दिन है, रेंटल भी उसी दिन है। Commencing on Jakam January 13, the interest payment in the lease is 8%. The present value of lease payment excluding down payment, डाउन पेमेंट के अलावा उसने PV दे दी है,
अच्छा, हमें वैसे जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं उसकी क्या आदत है, कहाँ से शुरू करते हैं? हम जो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल शुरू करते हैं, आपको पता है कहाँ से शुरू करते हैं? हम जो पीवी ऑफ एलपी लेते हैं उसमें तो डाउन पेमेंट, रेंटल, जीआरवी, यूजीएस सारी चीजों की पीवी आई होती है। तो पीवी में तो हम डाउन पेमेंट भी डालते हैं। तो आप बता दें मुझे अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इसकी दी हुई पीवी से शुरू करूं या इसकी दी हुई पीवी में इसने डाउन पेमेंट नहीं डाली? पीवी तो इसने खुद निकाल के दे दी, पीवी हमें निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसे पीवी डाले बगैर जो है वो डाउन पेमेंट, वो पीवी निकाल, सॉरी क्या कहते हैं, डाउन पेमेंट डाले बगैर इसने पीवी निकाल दी है। अब क्या करेंगे हम? जब डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस जब ये निकालेंगे तो बैलेंस को ना, पीवी एक तो गिवन है ना 8264 जमा डाउन पेमेंट, यानी कि इसने डाउन पेमेंट की पीवी नहीं निकाली बस, ठीक है। इनिशियल पेमेंट, इनिशियल पेमेंट से मुराद इनिशियल पेमेंट है, फिर इनिशियल पेमेंट ये वाली है 1376। 1376 क्या जवाब आ गया? 8264 प्लस 1376। ओहो, यू पीपल आर टू स्लो। 1 मिलियन आ गया, चलो इसको 1000 लिख लो। 1000 है 9640, ओ तेरी खैर। कैलकुलेटर दे, मैं कैलकुलेट करता हूँ। हद होगी ये 128, और ये क्या हो गया इनको यार, हद होगी। 8264 जमा 1376। नहीं, मुझे कैलकुलेट कर लेने दें। 8264 प्लस 1376, इट्स 9650 है। ये कौन लोग हैं? ये मुदस्सिर अली क्या हो गया यार? 8264 क्या है? व्हाट इज 8264? 8264 वो कह रहा है प्लीज। 8264 क्या है? मैं आपसे पूछ रहा हूं वो पीवी जिससे मैंने सवाल शुरू करना है, आप मुझे वो निकाल के दें। मेरा पहला सवाल ये है कि द प्रेजेंट वैल्यू एक्सक्लूडिंग डाउन पेमेंट इज इतने, लेकिन हम क्या करते हैं, हम डाउन पेमेंट को यहां डालते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो इसलिए प्लीज, मैं क्वेश्चन में 8264 है सर, 8264 इज पीवी डाउन पेमेंट डाल के या डाले बगैर? डाउन पेमेंट डाल के या डाले बगैर? 8264 बोले डाउन पेमेंट डाल के या डाले बगैर है? हाँ, डाले बगैर है। तो हम जो सवाल शुरू करते हैं उसमें डाउन पेमेंट तो इंस्टॉलमेंट्स में डालते हैं, जहां डालनी है हमने। तो इसका मतलब है पीवी निकालते हुए डाउन पेमेंट पीवी में पड़ी होनी चाहिए, हमें आदत पड़ी हुई है, पीवी में पड़ी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है वो 8264 में हमने 1376 डाल दिया है, ताकि जो, और आप इसकी पीवी वैसे भी निकाल के देख लीजिएगा, जो पुराना देसी तरीका है हमारा, उसमें भी 8624 पीवी आ रही होगी। 8264 में बोल रहा हूँ, ओहो 8624, सॉरी यार, ये लिखने में मसला हो गया जहां से मसला होता। ये कुछ लोग सही थे, माजरत यार। हाँ, ये एक स्टूडेंट ने आप लिखे ना 8624 है, आपने 8264 लिख दिया था, सॉरी है। 8624 प्लस 1376, आप बताएं। 8624 प्लस 137, हुजैल अब तो यार खुदा का खौफ कर लो। 1000 आ गया आप सबका। अच्छा जी, ये 1000 आ गया। अब डेट क्या डालें? 1 जनवरी 13। 1 जनवरी 13 को कौन कौन सी पेमेंट डालें? डाउन पेमेंट कितनी है? डाउन पेमेंट 1376, और पहला रेंटल 2000। तो 1376 प्लस 2000, 3376, ये इंस्टॉलमेंट आ जाएगी पहली। फिर 1 जनवरी 14 को 2000, एंड सो ऑन, 2000 इस तरह चलता रहेगा। अब सवाल के अंदर रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी थी कि उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग से मांगा हुआ है। नॉन करंट लाइबिलिटी में सिर्फ लीज जाएगी, लीज लाइबिलिटी का नॉन करंट, और करंट लाइबिलिटी में इंटरेस्ट पेएबल भी जाएगा और करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी भी जाएगा। ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक शायद ना फिगर यहाँ गलत लिखी गई है, ये 1000 नहीं था, अभी किसी स्टूडेंट ने बताया ये 10,000 थी। ओके, अल्लाह हाफिज।